प्रमुख साहिबा उपस्थित हैं। गीता देवी, मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली गीता देवी जी के लिए होनी चाहिए। ये आपकी प्रतिनिधि है, जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है, इनका सम्मान। साथ ही साथ जिला परिषद सदस्य महोदय हैं, मुक्तेश्वर बाबू, क्या नाम है जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंचासीन हो जाएं, मंच पे उपस्थित हो जाएं और तमाम लोगों का सम्मान, मुखिया महोदय, सरपंच महोदय, वार्ड पार्षद महोदय, तमाम लोगों का सम्मान किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। आइए प्रमुख जी, आइए। और मैं आपको बता दूं, ये कार्यक्रम किशोर न्याय सभा, इसका जन्म कब हुआ, किसने इस न्याय सभा को जन्म दिया, मैं चाहूंगा तो किशोर न्याय सभा को जन्म किसने दिया? किशोर न्याय सभा के जनक बिहार प्रदेश के लोकप्रिय पुलिस पदाधिकारी, अभी वर्तमान में दरभंगा जोन के जोनल आईजी सह प्रवर्तक बिहार भक्ति आंदोलन आदरणीय अरविंद पांडे साहब, जिन्होंने किशोर न्याय सभा को जन्म दिया। उन्होंने पुलिस मुख्यालय में रहते हुए बच्चों के प्रति शोध की। जब उन्होंने शोध किया तो उन्हें पता चला कि बच्चों का कल्याण कैसे हो सके, उसमें जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली आदरणीय अरविंद पांडे आईजी साहब के लिए होनी चाहिए, एक जोरदार ताली। और बिहार की धरती, मुसहरी की धरती हमेशा वैसे व्यक्तित्व को सम्मान करते आई है जिन्होंने बिहार के लिए काम किया। अरविंद पांडे आईजी साहब भी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बच्चों के कल्याण के लिए किशोर न्याय सभा का जन्म दिया। आइए, मैं कार्यक्रम को चालू करने से पहले कहना चाहता हूं कि बच्चे कहते नौजवान से, बच्चे कहने का अर्थ क्या होता है? शिक्षिका हमारे बीच हैं। अपना बच्चा नहीं, किसी का बच्चा। ये गुरु हैं, ये ज्ञान देती हैं, प्रकाश देती हैं, समाज को आगे बढ़ाती हैं और इनका पढ़ाया हुआ बच्चा कल आईएएस और आईपीएस बनता है। मैं इन्हें नमन करता हूं, सम्मान करता हूं। जोरदार ताली मुसहरी प्रखंड के शिक्षिका के लिए होनी चाहिए। तो बच्चे कहते नौजवान से, हमको राह दिखाएं आप। बच्चे कहते नौजवान से, हमको राह दिखाए आप। कौन? आप जनप्रतिनिधि, हमारे माता पिता हैं। जनप्रतिनिधि मतलब तानाशाही नहीं, जनप्रतिनिधि मतलब सेवक। आप सभी ईमानदार, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि ईमानदार हैं, सारे जनता की सेवा करते। मैं सबों का सम्मान करता हूँ, सबों के सामने नतमस्तक अपने आप को करता हूँ। आप सभी ईमानदार हैं। तो बच्चे कहते नौजवान से, हमको राह दिखाएं आप, हम भी सेवा खूब करें जब बूढ़े हो जाए आप। कि बच्चे कहते नौजवान से, हमको राह दिखाएं आप। हम अनाथ हैं, हम भिक्षुक हैं, हम भयग्रस्त हैं। समाज का दायित्व बनता है बच्चों को उस समाज से निकालें और बाल कल्याण पदाधिकारी के समक्ष लाएं। और सर का दायित्व है कि सरकार के द्वारा, बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो संस्थाएं बनाए गए हैं बच्चों के लिए, जैसे बच्चे दो तरह के होते हैं। एक देख रेख एवं संरक्षण वाले बच्चे होते हैं। वे बच्चे भी थाना पे आते हैं जो आपको कहीं रोड पे मिल गए, जिनका कोई वारिस नहीं है, जो भयग्रस्त हैं, जो होटल में मजदूरी कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। उनको आपका काम है बाल कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से मुक्त करवाना। और यहाँ पे जिला में जिला बाल कल्याण समिति का गठन हुआ है, जिसको CWC के नाम से हम जानते हैं। बाल कल्याण पदाधिकारी का दायित्व होता है कि बच्चे को 24 घंटे के अंदर जिला बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कराएं और वहां बच्चों का काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग होने के बाद बच्चों का बहुत सारे 2-3 शेल्टर मुजफ्फरपुर होम में
मुजफ्फरपुर शहर में बनाए गए हैं। उस शेल्टर में बच्चों का खान पान, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, सारी व्यवस्था बिहार सरकार और भारत सरकार के माध्यम से चलाया जाता है। तो आपका काम है सूचना देना, सूचना को थाना प्रभारी सह बाल कल्याण पदाधिकारी के समक्ष पहुंचाना, और इनका दायित्व है बच्चों को हिंदुस्तान के पटल पर पहुंचा देना, बच्चों को एक सशक्त और सम्मानित नागरिक बना देना। तो आइए इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2000 और किशोर न्याय नियमावली 2007 और किशोर न्याय बालकों के देखरेख और संरक्षण अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और बहुत दिन हो गया मुलाकात। जी आप क्या है? आवाज क्या हो गया? चलाए जा बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन दोनों के अच्छा विधि विभाग के बच्चे आएंगे, वो जगह भी बोर्ड में जाएंगे, और ये सिक्योरिटी बस यही है कि हमेशा ये आपकी सेवा के लिए तत्पर होते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपके बीच बैठते हैं, आपसे दुख दर्द बांटते हैं। ये है हमारी अच्छी पुलिसिंग। बिहार के अंदर बिल्कुल पुलिसिंग बदल चुका है। आशीष सर जैसे युवा नेतृत्व करने वाले एडिशनल एसपी हमारे मुसहरी प्रखंड के अंदर है। हमारा सौभाग्य है, मैं चाहूंगा इनका अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ होनी चाहिए। और दो शब्द मैं सर के लिए कहना चाहूंगा कि पुलिस का मानना होता है, इस ट्रस्ट के माध्यम से हमने तमाम जगह आदरणीय आईजी साहब श्री अरविंद पांडे साहब का लिखा हुआ ये पंक्ति मैं आपके बीच रखना चाहूंगा कि हम मिट जाएं। पुलिस कहती है कि हम मिट जाएं मगर विजयी हो अमर बिहार महान। हम मिट जाएं मगर विजयी हो अमर बिहार महान। पुलिस आज है तुम्हें दे रही अपना यह पैगाम कि हम मिट जाएं मगर विजयी हो अमर बिहार महान। पुलिस आज है तुम्हें दे रही अपना यह पैगाम। जियो तो ऐसे जियो कि जैसे लोग तुम्हारा मान करें, जियो तो ऐसे जियो कि जैसे लोग तुम्हारा मान करे, मरो तो ऐसे मरो कि तेरे लिए दुनिया आ भरे। तो पुलिस का सम्मान करना है, समाज का सम्मान करना है, तब जाकर सशक्त और सम्मानित बिहार का निर्माण होगा। मैं चाहूंगा कि कुछ पल सर हमारे बीच बैठेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हमारे बीच डॉक्टर विमल पराशर, जो कि आपको बच्चों के देख रेख एवं संरक्षण के विषय में
बाल अधिनियम पे चर्चा करेंगे। आइए विमल जी हमारे बीच। धन्यवाद सोनू जी। सबसे पहले मैं मंचासीन एडिशनल एसपी साहब, साथ ही सम्मानित जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध नागरिकों का अभिनंदन करता हूं और मैं ये बताना चाहूंगा कि बिहार भर्ती का ये जो अभियान पिछले 6 महीनों से चल रहा है, जिसमें हम किशोर न्याय सभा के रूप में काम कर रहे हैं, इसका काफी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। आए दिनों आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि इसके प्रभाव के कारण बहुत सारे जगहों पे बच्चों के प्रति संवेदनशीलता नागरिकों की भी बढ़ी है और पुलिसकर्मी काफी चुस्ती से उन संवेदनशील मामलों को हल कर रही है। ये सब कुछ हुआ है सिर्फ आपके सहयोग से। आज एक ऐतिहासिक दिन कि हमें सौभाग्य है कि आप जैसे प्रबुद्ध नागरिकों के समक्ष मुझे बोलने का अवसर मिला है। पूरे जिले में हमारी मुजफ्फरपुर पुलिस आदरणीय एसएसपी सौरभ कुमार जी के नेतृत्व में हमारे बहुत सारे पुलिसकर्मी, जिसमें हमारे लोकप्रिय आशीष साहब, बच्चों के संवेदनशील जितने भी मामले हैं उनको तुरंत हल कर लिया गया, उनको निपटा लिया गया और तुरंत बच्चे को न्याय प्रदान किया गया। हम लोगों को कार्य करने के दौरान कुछ बातें, कुछ पॉइंट जिनसे मैं आपसे सहयोग की भावना के कारण मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। सभी जगह से नहीं, लेकिन कुछ जगह से जब हम बच्चे को मुक्त कराए, उनके पास से जो प्रमाण पत्र मिला, उस प्रमाण पत्र में उसका एज बढ़ा करके लिखा जा रहा। तो मुझे लगा कि आपके बीच ये बातें रखने का अवसर मुझे पड़ेगा, तभी हम उस चीज को रोक सकते हैं। हालांकि जब कोर्ट के समक्ष हम बताएंगे कि इस प्रक्रिया में कौन कौन सी संस्थाएं सरकारी और गैर सरकारी किस स्तर पे काम करें, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके नॉलेज में अगर कोई बात इस तरह का आता है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उम्र बढ़ा करके अगर लिखा जा रहा है, कोई प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, तो वो पूरी तरह अवैध है। अगर आप नहीं रोकेंगे तो कहीं ना कहीं वो मुकदमा हो जाएगा। जहां भी बच्चे मुक्त होंगे वहां की न्यायालय उसको मुकदमा कर रही है, बहुत सारा मुकदमा दर्ज हो गया है। बच्चे को अगर हम अपने ग्रामीण स्तर पर ही रोक लें, उनको डाइवर्ट करें स्कूल की तरफ, हम ऐसा नहीं कर रहे कि सारे बच्चे ऐसा हो रहे हैं, लेकिन कुछ ध्यान नहीं होने के कारण, समाज का ध्यान नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है कि बच्चे स्कूल से पहले मुख मोड़ लेते हैं, उसके बाद किसी मानव ट्रैफिकर के, जो कि प्रलोभनों के साथ हमारे गरीब जनता को ठगी से उनको प्रलोभन दे करके कि आपके बच्चे को इतना 1000 का महीना मिल जाएगा, प्रेरित करके उनको बाहर मानव व्यापार कर रहे हैं उनका। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कुरीति है। हालांकि मानव व्यापार जो है बहुत पुरानी कुरीति है, गुलाम प्रथा समझिए उसी का बदला हुआ रूप है कि कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करते हैं। हम आज चर्चा करेंगे जिसमें विषय होगा बाल अधिकार, जिसमें बच्चे को आप जानते होंगे कि सबसे पहले बाल अधिकार में आता है तो जो बच्चा भ्रूण के रूप में आ गया उसको जन्म लेने का अधिकार है। बिना कारण हम गर्भपात नहीं करा सकते। उसके लिए भी समाज को आगे आना होगा, प्रेरित करना होगा कि बच्चे का जन्म लेने का अधिकार, जन्म लेने के बाद उसको पोषण का अधिकार है कि सही पोषण मिले, सही समय पर उसका टीकाकरण हो, वो भी उसका अधिकार है। इसके बाद उसको शिक्षा का अधिकार है। आप जानते होंगे, आप सभी हम जो बातें कर रहे हैं नई बात नहीं है, हम सारे यहाँ जागरूक लोग बैठे हैं, सब कुछ जानते हैं। सिर्फ ये बात है कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है और इसमें हमारे थाना की क्या भूमिका है। हमारे थानाध्यक्ष की एक जो नई भूमिका मैं चर्चा के दौरान बताया हूँ कि बाल कल्याण अधिकारी के रूप में वो नामित हुए हैं और आप समाज के सहयोग से हम बच्चों के अधिकार और उनको न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। तो बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, जिसमें 14 वर्ष तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उनका अधिकार है। लेकिन बच्चे तो स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन फिर पहले दूसरे क्लास, उसके बाद फिर बच्चे स्कूल से आउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा कि बच्चा को
बच्चा कहते किसको है? तो 0 से 18 वर्ष तक सभी को किशोर या बच्चा की श्रेणी में रखा गया है। और उनके लिए एक अलग अधिनियम है, बाल संरक्षण अधिनियम 2000 का नाम है। इसके अलावा एक नियम बना 2007 में, और फिर बिहार सरकार ने बिहार बाल संरक्षण नियम 2012 में बनाया। हम चर्चा का मेन विषय हमारा वो है, जिसके अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा कि हम आज वैसे बच्चों के लिए हैं, बच्चे सुरक्षित 2 ही जगह होते हैं, या तो घर में और नहीं तो स्कूल में। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो बच्चे घर में हैं या स्कूल में हैं तो वो तो सुरक्षित हैं, वो हमारे लिए संरक्षणीय है और संरक्षण में है भी। लेकिन इसके अलावे कहीं भी है बच्चे, चाय दुकानों में हैं, किसी फैक्ट्री में भेजे जा रहे हैं, कहीं बाल मजदूरी कराया जा रहा है। बच्चे अपने घर में अपने माता पिता को सहयोग कर सकते हैं, इसका अर्थ मैंने नहीं है, लेकिन स्कूल टाइम में नहीं, स्कूल को छोड़ करके नहीं। हम आपके बीच आए तो आपका भी ये मानना है, आप सभी लोगों, मैं शिक्षकों से बात किया, उनका भी कहना है कि हम चाहते हैं कि बच्चे आवे, लेकिन बच्चे की उपस्थिति कम हो जाती है, बच्चे चले जाते हैं तरह तरह के बहाना करके। तो समाज जब तक नहीं खड़ा होगा इन मुद्दों पर, तब तक बच्चे स्कूल में पूरी तरह नहीं पहुंच सकते हैं। इस संबंध में भी आपसे अपील है कि बच्चे स्कूल न छोड़ें, इसका हम ध्यान रखें। हम अपने आसपास के बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, हम अपने पंचायत के बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ से जो यहाँ तक कि जो लोग बड़े लोग भी काम करने जाते हैं, उनका रजिस्टरमेंट भी है कि फलाने आदमी फलाने डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और किस कंपनी में काम करते हैं, यहाँ तक में लिखा हुआ है। और बच्चों को अगर कोई ले जा रहा है तो उसको ब्रेक कर, उसको मजदूरी नहीं करा करके उसको कम से कम 14 वर्ष तक अनिवार्य रूप से शिक्षित करें, क्योंकि हमारा प्रदेश एक बाल मजदूर के रूप में पहचाना जाए, ये हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, ये मैं जानता हूँ। तो आज हम संकल्पित हो। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जो बच्चे 2 तरह के होते हैं, उनके बारे में हमने यहाँ कुछ बताया, जिसके बारे में मैं बता दूं कि पहला बच्चा होता है संरक्षणीय, मतलब जो न घर में है न स्कूल में है। हो सकता है कि वो भिक्षुक हो, भयग्रस्त हो, है ना, अभिभावकहीन हो, मतलब वैसे बच्चे हमको कहीं भी मिल सकते हैं। और दूसरे बच्चे होते हैं विधि विभाजित, जिन पर विधि का कोई उल्लंघन का आरोप हो। तो जो बच्चे संरक्षणीय हैं उसके बारे में आपको कहीं भी वो बच्चे मिलते हैं, इमीडिएट उस बच्चे को लेकर के आप थानाध्यक्ष महोदय के पास आ सकते हैं। जो भयहीन, भिक्षुक, भयग्रस्त, अभिभावकहीन, मतलब जो घर में भी नहीं है, स्कूल में भी नहीं, वैसे बच्चों की सूचना भी दे सकते हैं, आप लेकर के भी आ सकते हैं। आपके आने से कोई कानूनी पथरा में आप नहीं फंसेंगे, आपको सम्मानित किया जाएगा। आप बच्चों के लिए इतने संवेदनशील जरूर बन सकते हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप सूचना भी कम से कम थानाध्यक्ष महोदय को दे दें। उस बच्चे को यहाँ लाया जाएगा और थानाध्यक्ष महोदय के अनुसार यहाँ पर एक सनहा दर्ज किया जाएगा। सनहा दर्ज करने के बाद समाज कल्याण के द्वारा और कानून के मुताबिक एक बाल कल्याण समिति का गठन है प्रत्येक जिले में। बाल कल्याण समिति के समक्ष थानाध्यक्ष महोदय या आपके माध्यम से उसको वहां सनहा दर्ज करते हुए उपस्थापित किया जाता है बच्चे को। वहां से बाल कल्याण समिति 5 सदस्यीय होता है, वो बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट होता है, उनको सारे मजिस्ट्रेट के अधिकार है और बच्चों के संबंध में जिला में निर्णय लेने का उनको अधिकार है। फिर वहां उस बच्चे का काउंसलिंग किया जाएगा। अगर उस बच्चे के माता पिता के बारे में पता चल जाता है तो उनके माता पिता को खबर करके उस बच्चे को विहित प्रावधानों के तहत सर्टिफाइड करते हुए उनको सौंपना है। जैसे पहले होता था ना कि कुछ बच्चे आप लोग को मिल जाते थे तो हम सभी जागरूक लोग हैं तो खुद से पता करके और उसको माता पिता को सुपुर्द कर देते थे, तो वो काम नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने भलाई के लिए आपने अच्छे सोच से ये काम किया, लेकिन हो सकता है कि कोई गलत परिस्थिति में बच्चा फंस जाए। तो हम अपने आप हाथ में कानून नहीं लेना है, जो प्रावधान के तहत है उससे जाने से क्या होगा, बच्चा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो अपने पंचायत स्तर पर या अपने स्तर पर उस बच्चे का समाधान नहीं करना है। बजाबता कानून में प्रावधान है, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट में, जो थानाध्यक्ष के माध्यम से वहां उपस्थापित करना है। फिर
जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं, इसके लिए बाल गृह बने हुए हैं स्टेट में। उन बाल गृह में उन बच्चों को भेजा जाता है, वहां से उनको पढ़ने लिखने सबकी सुविधा वैसे ही रहती है जैसे एक बच्चे को घर में पूर्ति किया जाता है। वैसे सरकार ने ऐसा बाल गृह का प्रावधान किया हुआ है। बाल गृह में अभी मुजफ्फरपुर में भी बाल गृह काम करने लगा है, तो उन्हीं बाल कल्याण समिति के माध्यम से वहां बच्चे जाते हैं। अब एक दूसरे हो गए विधि विवाद, जिन पर विधि का उल्लंघन का आरोप है, उसमें कानून में ऐसा प्रावधान है कि कोई जघन्य अपराध को छोड़ करके कोई छोटा अपराध अगर बच्चे से हो गया है तो उसको भूल सुधारने का मौका दिया जाता है। इसके लिए थानाध्यक्ष उससे मित्रवत संपर्क करके, मतलब मित्रवत उससे व्यवहार करेंगे। अगर सही में पहली बार भूल हो गई है, आप समाज के लोग चाहेंगे कि हाँ इससे पहली बार ये भूल हो गई है, तो थानाध्यक्ष, कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी से पहली बार भूल हो गई है तो विहित प्रावधानों के तहत उसको थाना स्तर पर उस मामले को निपटाया जा सकता है। कानून के मुताबिक ऐसा प्रावधान है। लेकिन जो बार बार कर रहा है तो फिर उस बच्चे को, उसके लिए भी एक न्यायालय है जिसको हम बोलते हैं किशोर न्याय परिषद, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधान न्यायाधीश होते हैं। यहाँ भी मुजफ्फरपुर में भी किशोर न्याय परिषद है। तो वैसे बच्चों को थानाध्यक्ष अपने माध्यम से किशोर न्याय परिषद के समक्ष उपस्थापित करते हैं। कम से कम 5 वर्ष से जिन अपराधों में अधिक की सजा है उस मामले में, या थानाध्यक्ष को कानून में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि वो अपने सोच से देखते हैं कि अगर 5 वर्ष से नीचे का भी कोई मामला है लेकिन उसको उपस्थापित कराना जरूरी है तो वो FIR करके वहां भेज सकते हैं। वैसे जनरल में 5 वर्ष से मुख्य न्यायाधीश महोदय करते रहते हैं और फिर हाई कोर्ट में उसकी कमेटी बनी हुई है जो मॉनिटरिंग पर देखती करती रहती है। तो ये 2 तरह के बच्चों का हमने बताया कि कानून में क्या प्रावधान है, जिसके थाना स्तर पर उसका अनुपालन कहां से कराया जा रहा है, तो थानाध्यक्ष के महोदय के माध्यम से। अब हमारे आपके थाने में जैसे बच्चों के प्रति अपराध हो रहे हैं, उनको तुरंत आपको सूचना देनी है कि बच्चे को पीड़ित किया गया, चाहे वो लैंगिक छल हो या उनको कोई मार पिटाई की गई हो, ऐसे भी मामले में आपको संवेदनशील होना है, आपको सूचना को नहीं रोकना है। आपने सुना होगा पॉक्सो एक्ट एक नया बना है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। 2012 में यह अधिनियम आया, फिर 2013 में कुछ उसमें सुधार भी कुछ किया गया। तो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो प्रतिदिन काम कर रहे हैं, बहुत सारी सूचनाएं इनके पास नहीं आ पाती है, जिसके कारण उस पर कार्रवाई में देरी हो जाती है। पॉक्सो एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि अगर आपको नागरिक हो या सरकारी कर्मचारी, आपको सूचना यह भी मिल जाती है कि किसी बच्चे के साथ लैंगिक छल होने वाला भी है, तो भी आपको सूचना देनी है। सूचना रोकने वाले को भी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कोई सही में घटना हुई हो और थाना अध्यक्ष उसमें पॉक्सो एक्ट नहीं लगाते हैं तो उसमें भी कार्रवाई है। मतलब तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि बच्चा किसी भी मामले में पीड़ित न हो। और ये जो है, कोई भी घटना जब होती है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसको हम कोई बच्चा पर फोकस करके नहीं बता रहे हैं, कोई एक बच्चा प्रभावित होता है, उसका परिवार, उसके आसपास के लोग, उसके रिलेटिव सभी ये प्रताड़ित होते हैं। तो कोई भी जब अपराध होता है तो परिवार के खिलाफ वो अपराध होता है। हम उसको जनरेशन में अलग बांट करके नहीं देख सकते। 10 मिनट और लगेगा भैया, अभी थाने कोई अपराध होता है तो वो एक समाज के प्रति अपराध होता है। हम सभी लोगों का दायित्व है कि कोई भी अपराध व्यक्तिगत नहीं होता है। अगर किसी पुरुष के खिलाफ होता है तो उससे कई महिलाएं प्रभावित होती हैं। जैसे वो किसी न किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, किसी का पिता होगा। अगर हम किसी पुरुष के खिलाफ कोई अपराध हुआ तो वहां भी परिवार प्रभावित होता है। किसी महिला के प्रति अपराध हुआ तो उससे जुड़ा हुआ उसका पुत्र है, उसका पिता है, उसका पति है, भाई है, वो भी प्रभावित होते हैं। मतलब समाज में अगर किसी के प्रति अपराध होता है तो उससे परिवार प्रभावित होता है, परिवार प्रभावित होता है तो समाज प्रभावित होता है। तो मैं चाहूंगा
कि आपसे अपील है कि बच्चों के संबंध में अगर आप खड़े हो जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुसहरी थाना क्षेत्र में अब कोई भी बाल मजदूरी नहीं करेगा, न बाल मजदूरी के लिए बाहर जाएगा। खास करके मैं बच्चों से कहना चाहता हूं जो आज यहाँ उपस्थित हैं, बच्चे आप हमारे साथ एक संकल्प लें कि आप अधूरी शिक्षा नहीं करेंगे, पूरी शिक्षा करेंगे। और आपके आसपास भी कोई बाल मजदूरी या कहीं करने की बात करता है तो आप अपने शिक्षक को सूचना देंगे, आप अपने वरीय शिक्षक को सूचना देंगे, शिक्षक अपने निकट के जनप्रतिनिधि को सूचना देंगे। और जनप्रतिनिधि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपको कैसे काम करना है, कैसे सूचना देनी है, ये तो पता ही है। अब मैं चाहूंगा कि आपके बीच जो पुलिस ने अभी तक कितनी सफलतापूर्वक कार्रवाई की है और जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने काफी सफलता प्राप्त की है बच्चों के प्रति हिंसा को रोकने में, बच्चों के बाल मजदूरी ले जाने के क्रम को रोकने में, वैसी शख्सियत को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा युवा आईपीएस आशीष साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी। कुछ देर बाद मैं विमल जी को फिर आपके बीच आमंत्रित करूंगा। जहां के लोगों की जज्बा को देखकर मुझे उस महाकवि की ये पंक्ति याद आती है कि चिराग लेके आंधियों में जो निकलते हैं, चिराग लेके आंधियों में जो निकलते हैं, जहां में सिर्फ उन्हीं के चिराग जलते हैं। चिराग लेके आंधियों में जो निकलते हैं, जहां में सिर्फ उन्हीं के चिराग जलते हैं, उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं किताबों में, उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं किताबों में, जो दूसरों के सलीबे उठा के चलते हैं, जो दूसरों के सलीबे उठा के चलते हैं। तो यहाँ पे सारे जनप्रतिनिधि जो कि समाज सेवी हैं, ईमानदार हैं, लोकप्रिय हैं और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जब तक पुलिस की मदद नहीं करेंगे, आप जब तक समाज की मदद नहीं करेंगे, तब तक कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकता। आइए इसी मदद के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं मुजफ्फरपुर जिले के एडिशनल एसपी साहब आदरणीय आशीष भारती सर। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली आशीष भारती सर के लिए होनी चाहिए। धन्यवाद सोनू जी और विमल जी का, और यहाँ पे आए सभी लोगों का, सभी मीडिया कर्मी एवं सभी समाज सेवी, स्पेशली मुक्तेश्वर जी का, वो हमेशा मदद करते रहते हैं। और एक चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा कि सोनू जी और विमल जी, मैं एडिशनल एसपी नहीं, असिस्टेंट एसपी हूँ, एडिशनल एसपी राशिद सर हैं, और दोनों में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है, बस एक जानकारी के लिए, कोई उसमें ये नहीं। आज जो आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण मकसद है। हम लोग ये जो बच्चे होते हैं, हम सभी एक घर परिवार से आते हैं और हर कोई अपने घर में जो बच्चों को सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा सहूलियत देते हैं, कि देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुंचे। और यही बच्चे होते हैं जो कि आगे चल करके देश के लिए, समाज के लिए और घर के लिए अच्छा काम करते हैं। जैसे विमल जी ने बताया, बाल मजदूरी एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर बिहार के लिए। मैं दिल्ली में रहता था, मेरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया है, तो वहीं पे सब रहते हैं। दिल्ली में देखते हैं कि बिहार के लोगों की एक गलत सी छवि बनी हुई है, एक ऐसी छवि की जो गरीब होते हैं, जो सबसे निचले स्तर पे काम करते हैं, वो बिहार के लोग होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ तो इंसान को जो उसकी पैसे की कमी है वो मजबूर कर देती है कि वो मुझे जहाँ तक मतलब जितनी छोटी उम्र है और जितना छोटा एक्सपीरियंस है, उसमें मुझे लगता है कि कोई माँ और कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा काम करे, लेकिन कभी कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं, उसमें ये काम करना होता है। अब मैं अगर अपना उदाहरण दूँ तो मेरे पिताजी की किताबों की दुकान है, चाहते तो मुझे भी वो काम पे लगा सकते थे, दुकान पे बिठा सकते थे,
और मैं भी उनकी तरह किताब बेचता, लेकिन मेरे माता पिताजी की एक बड़प्पन थी कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं, इसको दुकान पर नहीं बिठाना है, इसको कुछ बड़ा करवाना है। तो उन लोगों की ही ये सोच थी कि नहीं, किताब मतलब एक दुकानदार का बेटा एक दुकानदार ही नहीं रहना चाहिए, वो कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करके समाज की सेवा करे और अपने घर परिवार का नाम रोशन करे। मैं अपना उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सिर्फ अपनी सोच को एक छोटे दायरे में रखेंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम अपने बच्चों को, जो कि हमारे बच्चे जो काफी होनहार है, मैं आपको बता दूं ये एक सच्चाई है कि बिहार के बच्चों से ज्यादा कोई होनहार नहीं होता, पूरे राष्ट्र में कोई होनहार नहीं। तो अगर हम उसको मौका नहीं दें, अगर हम उसको उचित मौका नहीं दें, तो मेरा ये कहना है कि हम अपने सोच को सीमित ना रखें। हो सकता है थोड़ा कष्ट है तो हम उस कष्ट को थोड़ा सा लें। अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई पूरी करने दें। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके जो भी पाना चाहते हैं वो उनको पूरा करने का आप सभी अवसर प्रदान करें कि वो बच्चे आगे जाकर के आपका नाम रोशन कर सके, आपके पूरे राज्य का नाम रोशन कर सके, पूरे राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। आप ही बताइए, अगर मैं आज पढ़ाई ना की होती और दुकानदार बन गया होता और अगर आज जिस पद पे मैं हूँ तो उसमें सबसे ज्यादा कौन फक्र महसूस करता है? मेरे पिताजी और माँ महसूस करती है कि मैंने उनके लिए कुछ किया, उनका नाम रोशन किया। उसी तरीके से अगर आप अपने बच्चों को पढ़ने देंगे तो आपका नाम भी रोशन होगा। तो पहली बात यह कि अपने बच्चों को कभी पूरी पढ़ाई करने से रोके नहीं, उनको पूरी पढ़ाई करने दें। और बच्चों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने लड़कों को पढ़ाई करने दें, लड़कियों को भी पढ़ाई करने दें। अगर आप उनको मौका देंगे तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि लड़कियां लड़कों को बहुत पीछे छोड़ देंगी। तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार समस्याएं आती है, लेकिन जैसा मेरी मुक्तेश्वर जी से बात हुई थी, कह रहे थे कि बच्चों के लिए वो एक लाइब्रेरी भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी तरीके से समाज के लोग अगर सभी मिले, सिर्फ एक आदमी से ये काम नहीं हो सकता। समाज के सभी लोग अगर थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने योगदान देंगे, तो शायद हम लोग वैसे लोगों की मदद कर सके जो लोग अपनी मदद कर पाने में उतने सक्षम नहीं है। तो ये एक समाज की जिम्मेवारी है कि हर कोई इस स्तर पे कार्य करे। इसके बाद जो मुद्दा आता है वो कि कई बच्चे कई बार कुछ कारणों से वो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो जाते हैं। मतलब वो जो नियम बने हुए, जो कानून बने हुए हैं, उसके सही पक्ष में ना रह के दूसरे पक्ष में चले जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। हम लोग जो सरकार है या जो फिर जो भी लोग हैं ऊपर में, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि बच्चे और जो बड़े होते हैं उनमें फर्क होता है। बच्चों का जो मानसिक डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं हुआ होता, वो सभी बातों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए उनके लिए कानून थोड़े अलग रखे गए हैं। उनके लिए ये प्रयास किया जाता है कि जो बच्चे हैं उनको सजा ना दी जाए, उनको कम से कम सजा दी जाए कि ताकि वो चीजों को अपने आप को सुधार सकें। इसलिए उनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। मेरी ये सोनू जी और विमल जी से ये प्रार्थना होगी कि वो जैसे कई सारे नए नियम आए हैं जिससे हमारे पुलिसकर्मी भी पूरी तरीके से अवगत नहीं है, तो पुलिस कर्मियों को भी उस बारे में सही बातें बताई, पूरी बातें पास आता है। तो अगर पुलिस चाहे, कई बार होता है कि हम लोग चाहते हैं कि सीधे पुलिस बच्चे को आपको अगर उनके सही माता पिता भी आ गए हो तो उनको सुपुर्द कर दे। लेकिन क्योंकि ऐसा अगर पुलिस करेगी तो कई बार कुछ गलतियां हो सकती हैं, सही आदमी के पास, मतलब सही माँ बाप के पास वो नहीं पहुंच सकता है। इसलिए उसके लिए एक नियम बनाया गया है, एक तरीका बनाया गया है कि वो CWC के माध्यम से ही वो सुपुर्द किया जा सकता है। तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसको पालन कर करके पुलिसकर्मी उसको सही जगह पहुंचा सके। जैसा विमल जी ने बताया कि थानाध्यक्ष को बाल कल्याण पदाधिकारी बनाया गया है कि वो बच्चों के लिए स्पेशल फोकस कर करके उनके लिए कार्य करें। तो कई सारे नियम बनाए गए हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट है, कई सारे बच्चों के प्रति जो
घटनाएं थी, यौन शोषण की घटनाएं वो बढ़ गई, तो उसके प्रति स्पेशल एक्ट बनाया गया है और उसके प्रति हमारी जवाबदेही होती है कि हम उसको यथाशीघ्र न्याय दिला सके और बड़ी कड़ी से कड़ी सजा रखी गई है। तो आप कभी भी जो जैसे जब मैं यहाँ पे आया था तो मुसहरी में कुछ घटना हुई थी जिसमें एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, तो पहली प्रायोरिटी के बेसिस पे मैंने उसको 5 से 6 दिन के अंदर ही उसका सुपरविजन और उसको जो अपराधी था उसको पकड़ करके हम लोग पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया गया। तो पुलिस के लिए जो बच्चे, महिलाएं और या जो फिर जो कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति अत्याचार होते हैं वो प्राथमिकता होती है कि उनके प्रति वो ज्यादा संवेदनशील रहे और उसको प्राथमिकता के आधार पर उसका निपटारा कर सके। तो मेरा यहाँ आने का मतलब सिर्फ ये था कि हमारे पुलिसकर्मी भी जो कुछ स्पेशल एक्ट बने हैं बच्चों के लिए उसके प्रति जागरूक बने और पुलिस कहीं भी पुलिस या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो तभी सफल हो सकता है जब उसमें समाज का सहयोग मिलेगा। पुलिस तभी काम कर सकती है जब उसको सही समय पे सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर कोई घटना हो जाती है उसके बाद जानकारी दीजिएगा तो भी पहले अगर आपको सूचना मिलती है तो आप इंफॉर्मेशन दें और पुलिस जाएगी और उस घटना को रोकेगी। और अगर घटना मान लिया जाए कोई दुखद घटना हो जाती है तो उसको हम लोग प्राथमिकता के आधार पे जो अपराधी हैं उनको धरपकड़ करेंगे और उसका निपटारा करेंगे। और पुलिसकर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि वो बच्चों के साथ स्पेशल तरीके से पेश आए, उनके साथ मानवीय तरीके से पेश आए और उनके जो अधिकार दिए गए हैं नियम में उनको उस हिसाब से ट्रीट करें। बाकी मुझे पूर्ण उम्मीद है जिस तरीके से जितना छोटा कार्यकाल में आ रहा है, लेकिन मुसहरी के जनता में जो मैंने देखा है खासकर दुर्गा पूजा के समय या कभी भी, कि वो लोग कभी भी निराश नहीं उन लोगों ने किया है। कभी कोई आवश्यकता रही है तो वहाँ के समाज के लोग हमेशा बढ़ चढ़ के आगे लिए हैं। तो मेरी उनसे उम्मीद है कि बच्चों के मामलों में भी वो इसी सजगता का परिचय देंगे और जहाँ पे भी समाज के स्तर से बच्चों के कल्याण के कार्य हो सकता है तो वो बच्चों का कल्याण का कार्य करेंगे। धन्यवाद। और सर ने आपको बताया कि बच्चों का कल्याण एक शपथ आप जनप्रतिनिधि और बच्चों को आज लेनी है कि रहिए अगर जहां में तो इंसान की शान से। सर ने बताया कि रहिए अगर जहां में तो इंसान की शान से, वरना कफन उठाइए उठिए जहान से। रहिए अगर जहां में तो इंसान की शान से, वरना कफन उठाइए उठिए जहान से। औरों का दर्द गम से बेगम मगर रहे, औरों का दर्द गम से बेगम मगर रहे। मुमकिन है कि कोई तुम्हें आदमी कहे, तो मनुष्यता को पहचानने की जरूरत है, आदमी को पहचानने की जरूरत है, व्यक्तित्व की कदर करनी है। और मुसहरी की जनता, मुसहरी के लोग, मुसहरी के जनप्रतिनिधि ये सब कुछ समझते हैं। मुझे पता है आप लोग हमेशा बच्चों का कल्याण करते हैं, लेकिन आज से इस थाना प्रांगण से आदरणीय एएसपी साहब के सामने आप लोग ये शपथ लें कि अब इस मुसहरी थाना अंतर्गत कोई बच्चा निरक्षर नहीं होगा, कोई बच्चा असहाय नहीं होगा, कोई बच्चा कमजोर नहीं है, कोई बच्चा ये अपने आप को ये नहीं समझेगा कि मेरे माता पिता नहीं है। ये सब पूरी सिस्टम आपके माता पिता है। आप यदि समाज के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब आपके बाल कल्याण पदाधिकारी आपके बीच है। आपकी माताएं शिक्षिका माँ के समान होती हैं। माँ का दायित्व, महिलाओं का दायित्व समाज में बहुत बड़ा होता है। मैं ये चंद पंक्ति के बाद विमल जी को माइक सौंपूंगा, आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सर की व्यवस्था है इसलिए सर को हम लोग कुछ देर में छोड़ेंगे। शहर का चार्ज भी सर के पास में है। लोग यूं ही बेवफा नहीं होते, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी। सर की मजबूरी है, पुलिस का काम देखना है, महत्वपूर्ण काम होता है। आइए मैं माताएं जो मुसहरी की हैं, इनका क्या रूप होता है नारी का,
मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। नारी कभी पत्नी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी माँ के रूप में आकर हम बच्चों का कल्याण करती है। हम बच्चे कहने से हमारे समाज का कल्याण करती है। तो आइए मैं एक पंक्ति के माध्यम से आपके बीच नारी का वो स्वरूप रखना चाहता हूँ, बच्चे भी ध्यान देंगे कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। ये घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के चमके, ये घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ी तलवार बन के खनके, मौका पड़े तो चूड़ी तलवार बन के खनके। ये माताएं, ये बहनें, ये मुसहरी की माताएं अब जागरूक हो चुकी हैं, शिक्षिकाएं जागरूक हो चुकी हैं। अब कोई असहाय बच्चा मुसहरी थाना क्षेत्र में नहीं होगा। आइए विस्तृत जानकारी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या कहता है इसके संबंध में मैं विमल जी से आग्रह करता हूं कि आपके बीच आप जनप्रतिनिधि एवं पुलिस वाले भाइयों के बीच अपना विचार रखें। आइए विमल जी। ठीक है, सर्वप्रथम आप लोगों की तरफ से एसएसपी सर यहाँ से एसपी साहब विदा ले रहे हैं। आप सभी लोग बचेंगे, हम लोग की बातचीत जारी। धन्यवाद। अभी हमारे बीच सोनू जी की ओजस्वी बातें आप लोगों को प्रेरित करने के लिए, जिससे कि हम जो काफी गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं, किशोर बच्चे। सबसे पहले मैं बता दूं, जब मैं बच्चा बोल रहा हूं, किशोर बोल रहा हूं, तो उससे दोनों संबोधित हो रहे हैं, मतलब किशोर और किशोरी। एक्ट अगर लिखा हुआ किशोर तो उसका मतलब सिर्फ नहीं कि हाँ लड़कों के लिए एक्ट बना हुआ है। तो जब भी बच्चा हम बोल रहे हैं तो बच्चों में दोनों, बच्ची और बच्चा दोनों के लिए बोल रहा हूं। बच्चे 0 से 18 वर्ष, जिसमें किशोर और किशोरी सभी आ गए, जन्म लेने वाले से लेकर के 18 वर्ष तक के। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि आपके थाना क्षेत्र में अगर कोई बच्चे लापता हो जाते हैं, खो जाते हैं, ऐसे भी कोई आदमी यहाँ बैठे हुए हैं जिनके संबंध में, जिनके बच्चे लापता हो गए हो, अभी तक नहीं मिले हो, तो हाथ उठा सकते हैं। कोई ऐसे लोग बैठे जिनके जानकारी में बच्चे लापता हो गए हो आपके थाना क्षेत्र के और अभी तक नहीं मिले हो, उसमें ऐसा प्रावधान है, आपका बात नहीं मान रहे, गार्जियन की बात नहीं मानते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि गांव का कोई व्यक्ति किसी बच्चे को डांट देता था या उसकी नजर होती थी, बीच में नहीं हुआ था। लेकिन अभी कानून के तहत आप सभी का कर्तव्य भी हो गया और निगरानी के लिए हमारे थाना अध्यक्ष हो गए। कोई बच्चा बात नहीं मान रहा है तो भी आप थाना अध्यक्ष को बोल सकते हैं, वो उनको समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, उसको स्कूल तक पहुंचवाएंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे जिससे उसका स्कूल न छूटे, उसकी पढ़ाई पूरी हो। क्योंकि जब तक हमारे किशोरों के भविष्य का निर्माण नहीं होता है, हमारे समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। जब तक हमारे समाज का निर्माण नहीं होगा, हमारे राज्य का, हमारे राष्ट्र का भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है। तो काफी जिम्मेवारी है, हमारे ऊपर है। हम जानते हैं कि हम सभी संकल्पित और जागरूक लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो ऐसी जिम्मेवारियां नहीं निभाते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके थाना क्षेत्र में अब आज के बाद किसी भी बच्चे के प्रति अपराध में कमी आएगी। बाल मजदूरी, खास करके बाल मजदूरी मुक्त थाना हम बनाएंगे। ये संकल्प आपके साथ, सब लोगों के साथ मिलकर लेना होगा कि अब एक भी बच्चा बाल मजदूरी नहीं करेगा, एक भी बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कारण बाहर नहीं जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम जानते भी हैं कि फनू भाई ने आपको ध्यान दिलाया, हमारे एसपी साहब ने आपको ध्यान दिलाया कि गरीबी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन आपको सोचना है कि आपके बच्चे मजदूर बनेंगे या अधिकारी बनेंगे या सफल लोग बनेंगे। थोड़ा निर्णय लेना होगा आपको, आपके समाज को,
कि हम थोड़ा सा बच्चों के लिए जब मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की उपलब्धता है 14 वर्ष तक, उसका उपयोग करें। थोड़ा सा हम दूसरे दिशा में भी सोचें कि हम कैसे उनका बचपन बचा सकते हैं, क्योंकि देखा गया है पूरे विश्व में जो भी बड़े बड़े अपराध करने वाले लोग हुए हैं, उनका जब पता लगाया गया तो उनका बचपन तबाह था, उनका बचपन तबाह था। पता लगाया गया उनका बचपन ठीक से नहीं बीता, उनको ठीक से संरक्षित नहीं किया गया। एक कहावत आप लोग जानते भी होंगे कि लड़का क्यों बिगड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, ये सभी लोग जानते हैं। क्योंकि उसे फेरा नहीं गया। रोटी क्यों जली, उसे फेरा नहीं गया। मतलब उसको संरक्षित, सही समय पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे एक बड़ा वृक्ष है, लेकिन जब हम उसको नींव लगाते हैं तो हमको उसको बहुत तरीके से बचाना होता है। कीड़े मकोड़ों से भी बचाना होता है, कोई जानवर उसको चर न जाए, इससे भी बचाना होता है। लेकिन जब वो बड़ा वृक्ष बन जाता है, हम उसकी छांव लेते हैं, उसके फल को प्राप्त करते हैं। आज उसी तरह बच्चे को संरक्षित करने की आवश्यकता है और ऐसा कानून है। हम इसी बात के साथ, आपके इस आह्वान के साथ, और कि आज के बाद हमारे बच्चे यहाँ से बाल मजदूरी को नहीं जाएंगे, हमारे कोई भी बच्चे स्कूल को बीच में नहीं छोड़ेंगे, आपसे ये वादा लेते हुए मैं सोनी जी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर, बच्चे से संबंधित जी आपको भी मौका देंगे, आपसे हम पूछेंगे। जनप्रतिनिधि पर भी हम लोग आते हैं। मतलब चल रही है, इसमें उपस्थित हमारे तमाम पदाधिकारी, हमारे जिला पार्षद, विभिन्न पंचायत से आए हुए प्रतिनिधिगण, विभिन्न स्कूल के आए हुए हमारे शिक्षक शिक्षिका और प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, ये बहुत अच्छी कार्यक्रम है। जो कार्यक्रम को हम लोग सरलों के माध्यम के, शेर और शायरी के माध्यम से काफी हम लोग अपने अंदर की भावना और उत्सुकता हम लोग और अपने तबाह करके आकृष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया। खासकर मेरा एक ऐसा समस्या है जिस समस्या को लेकर हम बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी के बीच में गए और एक अलग बात हमने रखा, लेकिन वह समस्या पर ही आज कार्यक्रम है, इसलिए हमको मालूम हुआ, इसलिए हम सब काम छोड़ करके यहाँ चले आए। समस्या ये है कि हम लोग गांव में रहने वाले हैं और गांव में जो स्कूल है, वो स्कूल का जो शिक्षण संस्थान है, उसमें दो तरह का संस्थान चल रही है। एक प्राइवेट संस्थान चल रही है और एक सरकारी संस्थान चल रही है। हमारे पंचायत में या बगल के भी पंचायत में जब हम बैठते हैं और गरीब गुरबा के बीच में बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उनके गार्जियन हैं, वो बोलते हैं कि मुखिया जी हम अपने बच्चे को इस चमकते हुए देखने को मिलता है, बच्चा तरसता है, मानसिक रूप से बच्चा प्रभावित होता है। एक तरफ वो बच्चा है, वो एक तरफ वैसे गार्जियन भी है कि खिचड़ी खाने के लिए, अब खिचड़ी खिलाने के नाम पर झगड़ा करने के लिए तैयार है। लेकिन उसी करीब में से ऐसे भी गार्जियन और बच्चे हैं जो खिचड़ी खिलाना नहीं चाहता है, वैसे बच्चे हैं जो खिचड़ी खाना भी नहीं चाहता है और चाहता है कि हम खाली पेट ही रहे, लेकिन वह स्कूल जाए। कौन स्कूल जाए? जिस स्कूल में बस पर बैठ करके बच्चा स्कूल जा रहा है, हम इस स्कूल में जाए। जब हम उस विद्यालय में जाते हैं तो कहते हैं सरकारी नियमानुसार 20% हमको बीपीएल का आधारित जो बच्चा होगा उसी को रखेंगे। दूसरा तर्क देते हैं कि हमारे स्कूल का उस बच्चे का जो दूरी होगा, पत्र लिखा है डीएम साहब को, वहां से आदेश आता है, उसके बाद डीओ साहब से हम लोग मीटिंग करेंगे और आपके पंचायत के जो भी बच्चे हैं उसका लिस्ट बनाकर आप रखिए जो प्रतिभावान हैं और आप बड़े स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। यदि आपकी इच्छा शक्ति रही, आपका सपोर्ट रहा, तो मैं आपको
वचन देता हूं कि हम लोग अपने प्रयास से, मुसहरी थाने के प्रयास से, विशेष किशोर पुलिस इकाई और बिहार भक्ति आंदोलन के प्रयास से मैं उस बच्चे का दाखिला मुजफ्फरपुर के बड़े स्कूल में कराने का काम करूंगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। जब आप लगेंगे जाकर के बिहार का सम्मान होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। हमारे बिहार सरकार के जो स्कूल हैं उसमें भी अच्छी पढ़ाई हो रही है, हमारे शिक्षिका बैठी हैं, ये सब ज्ञानवान हैं, ज्ञान का प्रसार करती हैं। कभी आप अपने मन में ये मत सोचे ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, यहाँ इतने बुजुर्ग शिक्षक हैं, ये संस्कार का बखान करती हैं। और आप जानते हैं कि जो भी आगे बढ़ता है वो गांव का लड़का आगे बढ़ता है, जो भी बड़ा आदमी हुआ वो गांव का आगे बढ़ा। कभी बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बड़े प्रतिभावान नहीं होते हैं। आपने इतिहास उल्टा करके जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा जो भी बड़े विद्वान बने वो गांव के स्कूल से बने, गांव के शिक्षक से पढ़कर आगे बने। कुछ पल के लिए आपके बीच के आप हैं जिला परिषद सदस्य महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप चंद शब्द बच्चों के कल्याण के लिए रखें। बच्चों के विकास में थाना की क्या भूमिका है, आपका कैसा सपोर्ट, जनप्रतिनिधियों का कैसा सपोर्ट, बच्चों का कैसा सपोर्ट थाना को मिले और बाल कल्याण पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के शिखर पे काम करे, मुसहरी थाना के पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के शिखर पे काम करे। आप अपना विचार रखें। आदरणीय जिला परिषद सदस्य महोदय। आज मुसहरी थाना के प्रांगण में आहूत किशोर न्याय सभा कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पंचायती राज व्यवस्था के सम्मानित प्रतिनिधिगण, पूर्व प्रतिनिधिगण, सम्मानित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण, हमारे मित्र सामाजिक कार्यकर्तागण, स्कूलों में अध्ययनरत हमारे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, यहाँ उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के आदरणीय शिक्षक एवं आदरणीय शिक्षिकागण, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि सरकारी स्तर पर इस तरह के प्रोग्राम की आवश्यकता महसूस की गई और हमारे संवेदनशील तेज तरार थाना अध्यक्ष महोदय इस कार्यक्रम को मुसहरी थाना परिसर में आहूत करवाए और मुसहरी के सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान इस बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे की तरफ आकृष्ट करवाएं। इसके लिए हम आयोजक बंधु एवं अपने थाना अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि अभी जो स्थिति है, जो बच्चों के माध्यम से जो तस्करी का कार्यक्रम हो रहा है, आपराधिक घटनाएं घट रही हैं एवं सरकार यह महसूस किया है कि जो बच्चे स्कूल में और परिवार में नहीं हैं, जो बच्चे बाहर हैं, उनके माध्यम से कहीं न कहीं विघटनकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है और इसी कारण से प्रशासन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ है, जो सराहनीय है। सामाजिक क्षेत्र की जो स्थिति है, बच्चों का विद्यालय में ठहराव से जुड़ा मामला हो या बच्चों को पढ़ाई के प्रति आकर्षित करने का मामला, इसमें जो सबसे बड़ा समस्या जो आ गया है, हम चाहेंगे कि किशोर न्याय सभा भक्ति आंदोलन से जुड़े हमारे दो आदरणीय अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। आप लोग राज्य और केंद्र की बैठकों में भी आमंत्रित किए जाते होंगे, तो ये जो पब्लिक के बीच से कुछ बातें आपको मिल रही हैं, इसको भी वहां तक पहुंचाया जाए, तब हम समझते हैं कि हमारे सर्वे पदाधिकारी अरविंद पांडे जी का जो सपना है वो थोड़ा ज्यादा सफल हो पाएगा। आज जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति है, विद्यालय नहीं रह गया, उसके कारण में हम नहीं जाएंगे, समय बहुत कम। किसी तरह की उपस्थिति हो रही है तो ठहराव नहीं हो रहा है। ठहराव के लिए
अगर कोई कारगर व्यवस्था होता है तो वह बहुत चीजों का शिकार हो जाता है। अगर ठहराव होता है तो फिर शिक्षा का जो स्तर है उस पर बात चली जाती है। तो बच्चे कहाँ रुकेंगे? हम भारतीय समाज में रहते हैं, हमारी संस्कृति यही है कि बच्चे बाबा दादी नाना नानी के गोद से जब निकलते हैं तो स्कूल तक पहुंचते हैं। आज बाबा दादी के गोद से लेके और स्कूल तक पहुंचने में कई कठिनाइयां सामने दिखाई पड़ रही हैं। तो इस पर भी विचार बहुत आवश्यक है। जब तक इस पर विचार नहीं होगा, गांव का जो माहौल है उस माहौल को सुदृढ़ करने के लिए, उस माहौल को ठीक ठाक करने के लिए, अपने संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए और किशोर न्याय सभा को उस तरह का भी प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए, लेना चाहिए कि किसी गांव में, किस पंचायत में कितने बच्चे स्कूल में, कितने बच्चे परिवार में और कितने बच्चे बाहर, इसका भी एक डाटाबेस तैयार होना चाहिए। तब बहुत बड़ी सफलता मिलने की संभावना बनेगी। और तब हम लोग जो अभी कुछ देर पहले शिक्षा की जो दोहरी नीति है, जो सवाल आया है, उसका भी हम सही हल ढूंढ पाएंगे और समस्या का निदान हम कर पाएंगे। और बहुत सही, थोड़ा देर पहले आप कह रहे थे कि ये तो पाश्चात्य सभ्यता और मॉडर्न इंडिया के जमाने में हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ तो वो जमाना था जिस जमाने में गुदरी से लाल निकलते थे, सिमरा के तट पर राष्ट्रकवि दिनकर पैदा होते थे, गरीब के घर में अंबेडकर संविधान की बात करते थे, सावित्रीबाई फुले शिक्षा की अलग जगाती थी। हमारी वो संस्कृति रही है। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और थोड़ा इस पर और भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से डाटाबेस ले। धन्यवाद। जोरदार ताली जिला परिषद महोदय के लिए होनी चाहिए। और यहाँ के जनप्रतिनिधि का जज्बा देखकर मुझे माखनलाल चतुर्वेदी की वो पंक्ति नजर आती है कि चाह नहीं मैं सुर वालों के, यहाँ के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुर वालों के गहनों में गुथा जाओ, चाह नहीं प्रेमी माला को विधि प्यारी को ललचाओ, मुझे तोड़ लेना बनवाली। यहाँ के जनप्रतिनिधि का कहना है, मुसहरी के जनप्रतिनिधि आपने जिनको चुना है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुमके मातृभूमि पर सिर चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर बने। जब जिस समाज के अंदर इतने शिक्षित वार्ड परिषद हो, जिला परिषद हो, प्रमुख साहिबा हो, इतनी जागरूक, जो समाज के हर तबके के लोगों से डायरेक्ट संवाद स्थापित करती हो, वास्तव में वह प्रखंड, वह थाना क्षेत्र वास्तव में महान है। अब मैं चाहूंगा कि शिक्षिका भी हमारे बीच हैं, आपका मार्गदर्शन बच्चों को मिल रहा है। कोई स्कूल बड़ा और छोटा नहीं होता। मेरे अनुसार हम लोग भी गांव के सरकारी शिक्षक एवं शिक्षिका आज मुसहरी थाना में किशोर न्याय सभा का आयोजन किया गया। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। जो भी बातें यहाँ हो रही हैं वह बहुत पहले से ही होती रही है, पर यह सभा के माध्यम से यह कितने लोगों को भी इसका जो है तो प्रचार प्रसार नहीं किया गया। लोगों को जानकारी थी इतनी, लेकिन इतने व्यापक रूप से जानकारी नहीं थी। हम लोग इसमें भाग लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लोगों का मानिया कहिए या विचार कहिए कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। कुछ विद्यालय हर कुछ में एक अपवाद होता है। जो कुछ विद्यालय अपवाद के रूप में है जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, सभी विद्यालय को यह नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। और सरकारी विद्यालय के भी माने गया हुआ है कि एक अगर लड़की अगर पढ़ी लिखी होती है, कहीं जाती है, तो पूरा परिवार